नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात छत्तीसगढ़ में तेजस्वी सूर्य के दौरे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर पहुंचे हैं। सूर्य परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनका कहना है कि पिछली बार उन्होंने सीएम हाउस का घेराव किया था, लेकिन इस बार सीएम हाउस के अंदर भाजपा को स्थापित करने का संकल्प लिया है। तेजस्वी सूर्य ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ पीएससी का मुद्दा उठाने के कारण हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो हमारी मेहनत का प्रतिफल है। उन्होंने महादेव ऐप से लेकर तमाम मुद्दों का जिक्र किया, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सूर्य अपने गृह प्रदेश कर्नाटक में भाजपा को नहीं जिता पाए, अब छत्तीसगढ़ आए हैं जहां पर सरकार अच्छा काम कर रही है। इस बार छत्तीसगढ़ में युवा चुनावी परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। क्या तेजस्वी सूर्य युवाओं को आकर्षित कर पाएंगे? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ विचार। हम सीएम हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम यहां आए। पिछले 2 बार भी हम युवाओं के जो आक्रोश है, विशेष रूप में सीजीपीएससी में जो घोटाला हुए थे, उस इश्यू को आगे उठाकर युवाओं को न्याय मांगने का काम युवा मोर्चा ने किया था। और मुझे अत्यंत खुशी है, गर्व है कि जो इश्यू हमने उठाए थे, जिस प्रकार से न्याय का मांग हमने किए थे और युवाओं के लिए जिस प्रकार से अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लाठी खाए थे, उसका प्रतिफल अभी अभी कोर्ट से, प्रदेश के हाई कोर्ट से भी हमको मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य जी आए हैं और वो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरह और अन्य नेताओं की तरह ही झूठ बोल रहे हैं। पहले तो उन्हें अपना राज्य कर्नाटक देखना चाहिए। अपना गृह राज्य कर्नाटक नहीं जिता पाए, कर्नाटक बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो और वो छत्तीसगढ़ में आके सीख दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, छत्तीसगढ़ के युवा जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बेहतर काम किया है और छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ, छत्तीसगढ़ के सरकार के साथ खड़े हैं। तो ये पहला मौका नहीं है जब बड़े बड़े दावे और वादे बीजेपी के बड़े नेता यहां पर करके गए हैं और उसके बाद जैसे ही बड़े नेता यहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस की तरफ से जो तंज है, राजनीति है, वो गर्मा जाती है। और एक बार फिर यहां पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है, जितने भी बीजेपी के बड़े नेता आते हैं, चाहे अमित शाह की बात कर लें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, उसी तरह तेजस्वी सूर्य भी यहाँ पर झूठ बोल कर गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से युवाओं पर जोश भरने की बात उन्होंने कही है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात कही है, आने वाले दिनों में ये कितना कारगर साबित होता है ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस से, अवधेश मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार, वासु शर्मा जी बीजेपी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से तेजस्वी सूर्य रायपुर पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम जो आरोप है वो कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं और कहीं ना कहीं युवाओं की बात वो कर रहे हैं, ऐसे में सबसे पहला सवाल ये है, जिस तरह से महिलाओं की बात, महिला आरक्षण लाने के बाद, महिला आरक्षण विधेयक लाने के बाद बीजेपी लगातार कर रही थी, लेकिन जब सूची जारी हुई तो कहीं पर भी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आया। युवाओं की बात की जा रही है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? 64 लोगों की, उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है बीजेपी की ओर से, लेकिन अब तक कितने युवाओं को मौका दिया गया है? जी अवधेश जी। अवधेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। अंशुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जब भी कोई केंद्र नेतृत्व रायपुर पहुंचता है, छत्तीसगढ़ पहुंचता है, तो आखिर कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों होती है? कांग्रेस को तकलीफ नहीं होती है। कांग्रेस हमारी जो पार्टी है और छत्तीसगढ़ हमारी मतारी है और हमारे यहाँ पर कोई भी आता है तो उसे पहुना का स्वरूप माना जाता है, मतलब कि वह आ सकता है और अतिथि वो भाव की परिपाटी पर हम काम करते हैं।
लेकिन निम्न स्तर की राजनीति करने अगर कोई आए तो छत्तीसगढ़ मतारी का पुत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भ्रामक राजनीति करने कोई आए तो छत्तीसगढ़ मतारी का कभी पुत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। भ्रामक राजनीति कब हो जाती है? तेजस्वी सूर्या यह कहते हैं कि हमने जो हाई कोर्ट में वर्डिक्ट पढ़ा है उससे हम बड़े खुश हुए, बहुत अच्छा लगा। और जब मैं उनकी प्रोफाइल चेक कर रहा था मोहतरमा, तो ये पता चला कि ये पेशे से वकील भी हैं। और जब ये वकील भी हैं तो इन्होंने हाई कोर्ट का निर्णय पूरा नहीं पढ़ा है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है पीएससी मामले में कि ननकीराम कंवर जी अगर अगली बार आएंगे तो पूरे साक्ष्य और सबूत के साथ ले आ पाना। अगर आप साक्ष्य और सबूत के साथ नहीं आते हैं तो हमें जानबूझकर आपके खिलाफ कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देने पड़ेंगे। तो ये तेजस्वी सूर्या जी को पढ़ लेना चाहिए। और तेजस्वी सूर्या जी जब यहाँ छत्तीसगढ़ में आते हैं तो उन्हें यह पहले बताना चाहिए कि जो इसके पहले उनके गृह राज्य में 40% कमीशन की सरकार चलती थी उसमें उनका कितना कमीशन फिक्स हुआ करता था। तेजस्वी सूर्या जी इसके पहले भी 2 बार आ चुके हैं। जब वो आए थे तो युवा हुंकार रैली हुई थी, युवाओं की बात हुई थी। उस समय माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग के इनके साथ में खड़े हुए थे और उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ धोखे से जब भाषण दे दिया था तो रातों रात इनके प्रदेश अध्यक्ष को, युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष को, अमित साहू को हटा दिया जाता है। तब तो तेजस्वी सूर्या कुछ नहीं कहते। तो इसलिए हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ आप आइए, खूब घूमिए, परिवार के साथ आइए, पूरी पार्टी के साथ आइए। बहुत अच्छा जगह बन चुका है और बहुत पर्यटन के स्थल है, वहां पर घूमने आइए। लेकिन भ्रामक राजनीति करने आएंगे तो छत्तीसगढ़ मतारी का पुत्र आपको बख्शेगा नहीं। सच्चाई की ओर ले जाके हुए, दूध का दूध पानी का पानी करते हुए आपको आईना दिखा के अवश्य भेजेगा। यही तो तेजस्वी सूर्या जी के साथ हो रहा है। इसका जवाब दे दे तेजस्वी सूर्या जी, कितना % कमीशन इनको? चलिए अंशुल जी जवाब ले लेते हैं। वासु जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार घेराव करने नहीं आए हैं सीएम हाउस का, बीजेपी की सरकार स्थापित करने आए हैं, तो आपसे अगर बात करूं तो इस बार सूची में कितने युवाओं को मौका दिया गया है? जी जी जी, अनादिक टीवी के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार है। जैसा आपने सवाल पूछा कि कितने युवाओं को मौका दिया है, इन 85 में अगर आप देखेंगे लिस्ट में तो 50 साल से कम के 34 लोग उम्मीदवार हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और लगभग महिलाओं को 14 से 18 महिला को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये सब हम लोगों ने सभी वर्गों का ध्यान रख के सभी को समावेशी करके टिकट बांटा है और भारतीय जनता पार्टी ने योग्य उम्मीदवार को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी तो आज तक टिकट जारी नहीं कर पा रही है और बड़े बड़े सवाल खड़े कर रही है। पहले खुद की टिकट जारी करे फिर देखें, क्योंकि कांग्रेस में अंतरकला इस कदर है, क्योंकि ये एक तरफ बोलते हैं 71 विधायकों की रिपोर्ट परफॉर्मेंस ठीक है, ऑल इज वेल है, लेकिन टिकट जारी नहीं कर पा रहे। पहले बोले थे 6 सितंबर जारी हो जाएगा, फिर 23 सितंबर जारी हो जाएगा, फिर 28 सितंबर जारी, आज 10 अक्टूबर हो गया। क्योंकि इनके अगर अंदर कला है। चलिए कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, तेजस्वी सूर्या जी जो युवा हुंकार रैली में आए थे तो छत्तीसगढ़ के 1 लाख युवाओं ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? युवाओं के साथ लाठी डंडे चलाए, बड़े बड़े कंटेनर लाके रख दिए कि मुख्यमंत्री फिर निवास नहीं पहुंच सके। लेकिन युवा मोर्चा का कार्ता तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में सीएम हाउस तक पहुंचा और उसके बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा कि युवाओं की बात सुनने के लिए। बेरोजगारी भत्ते के विषय पे ये आंदोलन हुआ था, उसके बाद ही सरकार ने उसको बेरोजगारी भत्ता देना चालू किया, लेकिन वो भी पूरा नहीं किया, वो इसमें भी धोखा दे दिया। और दूसरी बात तेजस्वी सूर्या आए। वासु जी, जिस तरह से आप सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन अगर देखा जाए तो दंतेवाड़ा की अगर हम बात करें, दंतेवाड़ा में साफ तौर पर भीमा मंडावी की बेटी ने एक वीडियो वायरल किया जो इन दोनों काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मेरे पिताजी के बलिदान की कोई कीमत अदा नहीं करी बीजेपी ने, उनकी माताजी को टिकट नहीं दिया गया है। कई ऐसी सीट है जहां पर कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, हारे हुए चेहरों को उतार दिया गया है, पिछले 5 साल से कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। हारे हुए चेहरों पर एक बार फिर बीजेपी ने विश्वास जताया है। तो ऐसे में क्या बीजेपी के अंदर अंतरकला देखने को नहीं मिल रही है आपको? देखिए निश्चित तौर पे आपने भीमा मंडावी की बात की, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, आदरणीय नेता थे, लेकिन निश्चित तौर पे जब भीमा मंडावी की स्वर्गवास हुआ तो उपचुनाव में उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था। ऐसा नहीं टिकट नहीं दिया गया। अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो पार्टी के जिस पार्टी को उम्मीदवार बनाए वहां के जिला अध्यक्ष हैं तो टिकट दिया। ये पार्टी का स्ट्रेटेजी होता है, पार्टी का अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिखेगा, उनकी पत्नी को भी निश्चित तौर में अच्छा जगह स्थान दिया जाएगा। और रही बात आप बता रहे हैं कि अंतरकला, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है। आप जब अधिकृत सूची जारी होने के बाद आप कहीं पर भी विरोध नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारों के साथ जुड़ा है, पार्टी के लिए दाम खम के साथ लगा हुआ है, अपने प्रत्याशियों के साथ काम में हम लोग जुट गए हैं। कांग्रेस बताए ना कि अभी तक टिकट क्यों जारी नहीं हो पा रही है। चलिए जवाब ले लेते कांग्रेस से भी। अंशुल जी, क्या वजह है? आपने अपनी सूची जारी कर दी है, बीएसपी ने अपनी सूची जारी कर दी है, बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है,
आखिर कांग्रेस की बात कहां पर अटकी हुई है? मैं बिंदुवार तरीके से अमृता जी आपका प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। बीजेपी के नेता ने अभी कहा कि तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में 1 लाख युवाओं ने संघर्ष किया था, सीएम हाउस का घेराव किया था। मोहतरमा, आप ही के रिपोर्टर वहां पहुंचते हैं, उस सभा स्थल पर पहुंचते हैं और आप ही के रिपोर्टर यह बताते हैं कि इस जगह पर 20,000 से ज्यादा लोग बैठ ही नहीं सकते, खड़े ही नहीं हो सकते, अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो 21 या 22,000 हो सकते। वहां पे तेजस्वी सूर्या जी के पास ऐसा तेजस आ जाता है, ऐसे सूर्य जैसे चमकने लगते हैं कि 15,000 के स्थान पर वो 1 लाख लोगों को खड़ा कर देते हैं, गजब की राजनीति करते हैं। ये सत्यता सामने इनके आ गई। मैं तो ऐसे नेताओं को साधुवाद करना चाहता हूं। अब इन्होंने कहा कि हमारे यहां पर अभी तक टिकट डिसाइड क्यों नहीं हुआ। मोहतरमा, हम शुद्ध सनातनी लोग हैं, हम शुद्ध सनातन धर्म पर काम करने वाले लोग हैं। अभी आपको भी पता है, हमें भी पता है, पितृपक्ष चल रहा है। और इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सर फटअव्वल है, मड़मड़अव्वल है। तो सन 2003 में महोदय एक नेता आए थे, आपको अच्छे से याद होगा, आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने टेबल के नीचे बिठालकर उनको जिस प्रकार की मार मारी थी, उस नेता का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं। कहां ले जा रहे हैं? कंप्लीट कर, कहां की बात कहां ले जा रहे हो? नहीं, आप बोलिए, लेकिन बात को घुमाइए मत। मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि सिर्फ फटअव्वल इसको कहा जाता है। उनका सर फट गया था, 12 टांके भी लगे थे। अरे आपके यहाँ तो कार्यकर्ता अभी से आप बीच में मत बोलिए ना, नहीं तो फिर आपके बीच में मैं बोलूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहां पर टिकट के लिए इतने उम्मीदवार क्यों हैं, क्यों अभी तक आई नहीं है और क्या होगा। हम एक जो पार्टी है वह लोकतांत्रिक पार्टी है। हर एक उम्मीदवार जो होता है, जो अपने आप को उम्मीदवार घोषित करता है, उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है, उसके ऊपर संगोष्ठी होती है, उनके ऊपर बैठक होती है। एक एक उम्मीदवार को संतुष्ट करने की हमारी प्रणाली शुरू से रही है। भूतो न भविष्यति कांग्रेस बीजेपी में कभी नहीं हो सकती। और तीसरी बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सन 2018 में जब हमें सरकार मिली थी, जब सोई हुई सरकार हुआ करती थी, जब खत्म राज्य हमें मिला था, उसको छत्तीसगढ़ मतारी को सुसज्जित करने का काम किया था। तो हम कांग्रेसियों में यह होड़ लग गई है कि जो संघर्ष के रास्ते पे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चल रहे हैं, उसमें हर एक कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं सहयोग हो, चाहे वह विधायक बनकर हो, चाहे वह मंत्री बनकर हो, चाहे वह प्रवक्ता बनकर हो, चाहे वह कार्यकर्ता बनकर हो। इसलिए आज दिनांक तक हमारी सूची नहीं आई। आने वाले समय में बहुत सुंदर और मनोरम सूची आएगी। इनकी सूची पर एक प्रश्न पूछता हूं, अगर हिमाकत होगी तो जवाब दे देंगे। इन्होंने कोई पुराने जो इनके भ्रष्टाचारी नेता थे, हारे हुए नेता थे, थके हुए नेता थे, उनको जब टिकट इनको देना ही था, कॉपी पेस्ट करना ही था, स्कैन कॉपी निकालना ही था, तो मैं तो इनसे यह पूछना चाहता हूं, तथाकथित आदरणीय चाणक्य जी यहां पर रातों रात बार बार क्यों आते थे? जब यही काम करना था तो ये तो सबको पता था कि किसको कहां से टिकट मिलना है। फिर कौन से आपने जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे दिया? आपके जैसे युवाओं को टिकट क्यों नहीं मिला? बिल्डिंग करने वाले युवाओं को जो आप कहते थे टिकट क्यों नहीं मिला? चलिए महिलाओं के लिए अवधेश जी से भी मैं सवाल कर लेती हूँ, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, आपको और बोलने का मौका दूंगी अंशुल जी। अवधेश जी से भी सवाल कर लेती हूँ। अवधेश जी, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की और उसके बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं जो अंतर कला है वो बीजेपी के सामने आ रही है, और हालांकि भीमा मंडावी की अगर बात की जाए, उनकी बेटी का वीडियो वायरल हुआ है, वो कह रही हैं कि पिता के बलिदान की कीमत अदा नहीं की है, उनकी भी कीमत नहीं रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं वो बीजेपी के सामने बहुत है। और अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो महिला आरक्षण विधेयक के बाद से ये माना जा रहा था कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से की जाएगी, महिलाओं को 33% रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को 14 उम्मीदवारी महिलाएं उतारी गई हैं। देखिए अमृता जी, पूरे जो समीकरण है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, उसमें बीजेपी ने एक डिफेंसिव गेम ऑप्ट किया है। पॉलिटिक्स में 2 टाइप का गेम होता है, एक होता है ऑफेंसिव और दूसरा होता है डिफेंसिव। डिफेंसिव गेम जब आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सा दारोमदार जो है, तो सामने वाले जो पार्टी है जो लीड कर रही है या जिससे आपको सबसे ज्यादा खतरा है, वो किस हिसाब से अपने लोगों को टिकट देती है, कौन से एजेंडे पर ज्यादा फोकस करती है, उसके हिसाब से आप डिफेंसिव मैकेनिज्म को आगे या पीछे करते हैं। और जब एग्रेसिव पॉलिटिक्स आप करते हैं तो आप जो है सो एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और जो आपका विपक्षी है उसका डिफेंस में जाता है। तो ये तो अभी जो पार्टी ने, मैंने पहले ही कहा कि जिन लोगों को टिकट दिया गया है उसमें एक ये भी का मतलब ये परसेप्शन भी बना है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल करके, कि पुरानी शराब है और नई बोतल में दी गई। उसके पीछे मेन जो रीजन है कि देखिए, जो मिडिल वर्ग मतलब जो किसी भी पार्टी में 2 लाइन होता है, एक जो लाइन लीड करता है, दूसरा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो पार्टी को तब ज्यादा मौके मिलते हैं जब पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो है तो
तो ऐसा लग जाता है सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल में जो बैठे लोग रहते हैं टॉप लीडर्स, कि इनको अगर नहीं दें तो भी हमारा जो पार्टी है जो मतलब वो चीजें निकाल लेगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे, आप देखिए कि यहाँ पर जिन लोग के खिलाफ जो है सो आरोप लगे या जो अपना सीट हार गए, उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है 3 साल, मतलब 3 कंटिन्यूस टर्म तक जो है तो वो उसमें सत्ता में रहे हैं या सत्ता के पार्टी के लोग रहे हैं। तो उनका एक वजूद है। डेमोक्रेसी में जैसे एक लीडर जीत जाता है तो वो अपना एक बेल्ट क्रिएट कर लेता है। तो उस बेल्ट को क्रिएट करने का तो पार्टी के पास, जैसे किसी भी पार्टी के पास जो है बड़ा मुश्किल होता है कि उन तमाम कैंडिडेट को सीधे साइडलाइन करके न्यू एंट्रेंट को आप आगे कर दें। हालांकि बीजेपी ने इस बार कोशिश की है कि कई सारे ऐसे चेहरे हैं, 43 के करीब जो है तो नए चेहरे उसमें दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से कहें तो बीजेपी ने कोशिश की है और उसने सेफ गेम खेला है। अब पूरा का पूरा ये गेम कांग्रेस किस हिसाब से पोजीशनिंग करती है अपने लोगों को, उस पे देखने को मिलेगा। हालांकि सेंट्रल ने पहले कोशिश की थी, बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है वो डायरेक्ट जो है सो जो मिडिल लेयर होता है, मिड लेयर होता है, उसको क्रॉस करके डायरेक्ट जो जनता के बीच में जो कार्यकर्ता काम करते ग्रास रूट, उसके साथ मैचअप करके चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। दैट वाज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कई बार जो है तो फ्रूटफुल नहीं होता है। वैसी परिस्थिति में तब आप जाते हैं जब लास्ट मैच आप खेलते रहते हैं कि जो होगा देख लेंगे वाली सिचुएशन। ठीक है। तो फिलहाल बीजेपी इस जुगत में है कि वो सत्ता में किसी भी तरीके से वापसी करे। बिल्कुल। दूसरी चीज जो भीमा मंडावी की बेटी को लेकर है, तो देखिए किसी भी पार्टी में ये लिगेसी नहीं होता है कि आप एक बार जीत गए तो कंटिन्यूसली आप ही को मिलेगा। पार्टी डिसाइड करती है कि वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब पे। और तीसरी चीज है जो सबसे ज्यादा जो लोगों को क्योंकि अभी सबसे ज्यादा चीज जो कुल मिला के घूम फिर के आती है वो परसेप्शन मैनेजमेंट की। तो देखिए परसेप्शन मैनेजमेंट को चीजों को समझने के लिए, हालांकि एक आम आदमी नहीं समझ सकता है कि क्या पार्टी और पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन अगर आपका किसी भी मतलब रूलिंग पार्टी का जो है तो व्हाइट पेपर सामने आ जाए, मतलब अगर बीजेपी चलिए अवधेश जी, बिल्कुल पार्टी का आउटलुक है तो ये पार्टी पर ही छोड़ देते, पार्टी किसे टिकट देती है। वासु जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि 14 से 18 महिलाओं को इस बार उम्मीदवार सूची में जगह दी गई है, लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ सिर्फ 14 प्रत्याशी ही महिलाएं हैं। पिछली बार 13 थी और इस बार सिर्फ एक बढ़ाकर 14 कर दी गई हैं। और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि 34 प्रत्याशी जो युवा है 50 साल से कम उम्र के हैं, वो 34 है, आपकी बात सही है, लेकिन 85 में से एक भी व्यक्ति कोई भी महिला मुस्लिम समुदाय से नहीं उतारा गया, क्योंकि लगातार आप ही की पार्टी से आरोप लगाते रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। देखिए, पार्टी टिकट बांटने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। जिस भी क्षेत्र में दावेदार होते हैं, 8-10 दावेदार होते हैं निश्चित तौर पे, उसमें जो मजबूत दावेदार होता है उसको पार्टी टिकट देती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं जाती, बहुत जगह टिकट दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको और भी अच्छी बात बताना चाहूं, इसमें 85 उम्मीदवार में 43 ऐसे उम्मीदवार हैं जो फर्स्ट टाइम फ्रेश कैंडिडेट हैं। आप इस लिस्ट में एक बार और गौर फरमाइए, तो 43 उम्मीदवार ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर आप नए लोग की हिमाकत करते हैं, नए युवाओं को जगह देना चाहते हैं, तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि 43 लोग को इन लोग भी टिकट देके दिखाएं। नए लोग को नहीं दे पाएंगे, ये वही पुराने लोग को देंगे जो पार्टी से लेकिन सर कांग्रेस तो यही कह रही है कि आपके पास चेहरे नहीं बचे, इसलिए आपने इस बार नए को मौका दिया है। पिछली बार तो वही पुराने चेहरे थे। देखिए, डबल स्टैंडर्ड। अभी कुछ दिन पहले अंशुल भाई क्या कह रहे थे कि वही पुराने घिसे पिटे लोग को टिकट दिया। तो कुछ अनुभवी लोग के साथ, नए युवाओं के साथ मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरे। अंशुल जी जवाब दीजिए। अब देखिएगा कि आने वाले भारतीय जनता पार्टी जीत क्या है। अनुभवी लोगों के साथ उतरे हैं, युवाओं के साथ उतरे हैं, महिलाओं के साथ उतरे हैं, लेकिन मुद्दों के साथ अगर पहले उतर जाएंगे तो मैं समझता हूं बीजेपी के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन मुद्दा विहीन हो चुकी बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ भी अभी उतरने का प्रयास कर रहे हैं, अमित शाह जी के साथ भी उतरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनका हेलीकॉप्टर जमीन में नहीं आ पा रहा है। क्या समस्या आ रही है, एक बार अपने पार्लियामेंट्री की बात, जो आपकी यहाँ पर बैठक होती है, उस पर बैठक में आप उसको अवश्य रखिए, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा आप सन 2018 की अगर आप हमारी लिस्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको जिस प्रकार
प्रकार से आपने एक चश्मे से बीजेपी को देखा है ना, तो दूसरे चश्मे से हमारी लिस्ट को अवश्य देख लीजिए। सन 2018 में हमने कितने युवाओं को टिकट दिया था, कितनी महिलाओं को हमने टिकट दिया था और कितने नए चेहरों को हमने टिकट दिया था। और आपके तेजस्वी सूर्या जी जो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, युवाओं की बात करने आ रहे हैं, तो मैं उनसे एक बार जरूर पूछ लीजिए कि 40% कमीशन खोरी की जो सरकार थी, जो हम पे आरोप लगा के अभी जाने वाले हैं, उस 40% में उनका कितना कमीशन फिक्स हुआ करता था। जो एक बार उनको अशोक दरबारी का नाम जरूर बता दीजिए कि पीएससी घोटाले में, जब तो उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्ध कर दिया था कि पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ में रमन के शासनकाल में हुआ है, उस पर उनका क्या वक्तव्य है, उसका क्या बयान है, उसको जरूर अवश्य उस पर स्पष्ट करके आप अपने ट्विटर के माध्यम से। लेकिन अंशुल जी, फिलहाल तो कोर्ट आपकी पार्टी से सवाल कर रहा है और 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है। नहीं, कोर्ट ने जवाब यह नहीं मांगा गया है कि हमें को जवाब देना है। कोर्ट ने यह कहा है कि जिस प्रकार से प्रमाणित आपने साक्ष्य प्रमाण जो हैं वह जनता जनार्दन के समक्ष रखे हैं, उसी हिसाब से आप कोर्ट के समक्ष रख दिए। दूध का दूध, पानी के पानी हो जाएगा। इवन इनसे यह कहा गया है आदरणीय नंदकीराम कंवर से कि अगर आप अगली बार अगर साक्ष्य और प्रमाण आप अंशुल जी बताइए, अगर आप सरकार से कहा गया है, सरकार से गया है, आप ऐसा भ्रम मत फैलाइए भैया। नहीं, सरकार से कहा कंवर जी से ये कहा गया है, वर्डिक्ट मैंने पढ़कर रखा हूं, यह कहा कि अगली बार अगर आप इस प्रकार से नहीं आएंगे तो आपके ऊपर उचित और दंडात्मक कार्रवाई होगी। नंदकीराम कंवर जी सुन लीजिए, इस बात को बताया गया है। वर्डिक्ट को एक बार आप भी पढ़ने की आवश्यकता है और तेजस्वी सूर्या जी को भी पढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जनता के बीच में भ्रम आप जैसे नेता ना फैला सके। हम कोई भ्रम नहीं फैलाते महोदय। हमने तो सबसे ज्यादा पीएससी अपने शासनकाल में कराई, आप तो वो भी नहीं करा पाए। हमने तो व्यापम की कार्यवाही हमने सबसे ज्यादा अपने शासनकाल में कराई, आपने तो उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। और अशोक दरबारी का नाम तो हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अशोक दरबारी ने रमन सिंह के ऊपर क्या आरोप लगाए थे? रमन सिंह के ऊपर क्या लगाए थे? कैबिनेट में प्रस्ताव लाया था अंशुल जी, आपको पता होना चाहिए। अरे महोदय, किस प्रकार की बात कोई गलत कर रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। अशोक दरबारी जेल में है क्या? चलिए, फिलहाल ये मैटर कोर्ट में है और कोर्ट जब फैसला होगा तब सब साफ हो जाएगा। जांच की बात भी सरकार की ओर से कही जा रही है। अगर वासु जी इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं तो आप कार्रवाई करवाइए जी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पहले ही सीएम कह चुके हैं कि अगर शिकायत दर्ज करिए, जांच करवाएगी सरकार। जांच होगी, आप लिखिएगा। चलिए, फिलहाल हमारे पास समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने की। तो देखिए, लगातार केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ में दौरा हो रहा है। कुछ ही समय बचे हैं चुनाव को। 7 और 17 नवंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है छत्तीसगढ़ में। और देखिए, जिस तरह से अब तेजस्वी सूर्य का दौरा हुआ है, इसे लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई। और देखने वाली बात होगी कि कर्नाटक में अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे, लेकिन यहाँ पर दोबारा कैसे बीजेपी वापसी करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि युवाओं को लेकर लगातार बातें की जा रही है और इस बार कई युवाओं को मौका भी दिया गया है। 34 ऐसे प्रत्याशी हैं जो नए चेहरे हैं और ऐसे में देखना होगा कि इस बार युवा जो है वो क्या कमाल करते हैं और बीजेपी के लिए जीत कितनी पक्की होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आनादि टीवी। नमस्कार।